मैं थोड़ा स्पेस करके दूंगा, अभी तो मैंने स्पेसिंग नहीं की हुई इसके नीचे। मैं कुछ इसके नीचे स्पेसेस लाइनें बना के दूंगा, और उसमें आपने क्या करना होगा कि अपने वर्किंग इसमें डालकर एज एन असाइनमेंट ये 18 क्वेश्चन जो है ना, ये आपने सॉल्व करके वापस करने होंगे, ठीक है। ये हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, करेंगे अभी, कर लेंगे पहले ही, तो उसके कोई चेकिंग वगैरह सच इतनी नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि हम ये असाइनमेंट पहले कर चुके होंगे। ये सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल में तो असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं, और आपको पता है जब ऑनलाइन काम चल रहा है तो अगर हमसे कोई प्रूफ ऑफ कोर्स वर्क मांगा जाए, कोर्स वर्क ये होता है कि स्टूडेंट ने चैप्टर वाइज ये चीज़ें पढ़ी थी, तो उसका एक कोर्स वर्क सबमिट कराने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ हो, तो थिंग्स कैन गो एनी वे, राइट। सो ये एज एन असाइनमेंट भी आपको मिलेगा। तो मैं जरा वन बाय वन पूछ लूँ कि किसने कहाँ तक पहुँचा है, अगर काम रहता है स्टूडेंट्स का तो हम पहले वही कंप्लीट करेंगे, बिकॉज वी आर इन नो रश राइट नाउ। तो हमारे साथ अभी सिर्फ 12 स्टूडेंट्स ही आए हैं। जी अफाफ, आप बताएं क्या किया आपने बेटा इन 2-3 दिन में। माइक अनम्यूट करें बेटा। सर वो इजी वाले क्वेश्चन कर लिए, अभी दूसरी वो रह गई है। आपने ओ लेवल्स के एटीपी वाले कर लिए हैं, ये वाली रहती। एटीपी के कितने क्वेश्चन किए आपने। 7-8 किए होंगे सर। मतलब पेज 45 से 110 तक कंप्लीट नहीं किया अभी आपने। जी जी अलिशबा खान, आप बताएं बेटा अपना स्टेटस, क्या किया आपने 2-3 दिन। सर मैंने एटीपी वाली जो वर्कशीट थी वो की है थोड़ी सी, लेकिन मैंने ये वाले नहीं किया, दूसरे वाले। एटीपी की थोड़ी सी मतलब कितने क्वेश्चन किए। सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं एटीपी के कितने क्वेश्चन किए आपने। मैंने एटीपी के मैंने 13-14 ऐसे किए हैं। जी एहतशाम, आप बताएं। सर मैंने एटीपी वाली वर्कशीट के बीच बीच में से सवाल किए हैं, 9 या 8 सवाल किए हैं बीच बीच में से, कंटिन्यूअस नहीं किए। और ये वाले नहीं किए अभी तक। जी फेमिना, आप बताएं। फेमिना, हमजा तारिक। यस सर, मैंने आपकी एटीपी जो बुकलेट है उसमें 10 से 11 क्वेश्चंस किए थे, बाकी मास्टर सॉल्यूशन के किए थे, उसमें से 10 के 10 अटेम्प्ट किए थे सर, उसमें 3 के आंसर सही नहीं आ रहे बस। तो वो फेमिना ने भी 2-3 क्वेश्चन मुझे बोले हैं, 5 और 6 अभी मैं करवा देता हूँ। जी जानजेब ओके अली। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने एटीपी बुकलेट के जो टाइट्रेशन के क्वेश्चंस थे उनमें से 8 कर चुका हूँ मैं, बाकी नहीं। 8 किए उसमें से। यस सर। अच्छा ठीक है। जी मलिहा। सर एटीपी वाले किए थे मैंने। कितने। 10। जी मरियम आरिफ। Sir, I did not take your last class. This is why I didn't know what was going on. मोहम्मद फरजान। सर मैंने टाइट्रेशन के जो सवाल थे एटीपीस वाले वो सारे कर लिए, और बाकी जो ये वाली वर्कशीट है मोल्स वाली उसमें से मैंने 3-4 क्वेश्चन करे। सारे का मतलब उसके अंदर तो बेटा 10 टाइट्रेशन एसिड बेस की थी, 10 टाइट्रेशन रिडॉक्स की थी, 20 क्वेश्चन हो गया, और बीच में 10 क्वेश्चन जो थे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के थे, 30 क्वेश्चन थे वो। हाँ तो सर लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले नहीं करे, बाकी रिडॉक्स और वो टाइट्रेशन कर ली मैंने। चलें गुड, अच्छा खासा काम किया आपने। जी मोहम्मद मोरिस। जी मोरिस खान। जी सर। क्या स्टेटस है आपका। सर एटीपी वाले कर लिया सारे। जी। ये वाली नहीं सर। ये वाली वर्कशीट की आपने जो नहीं सर। मोहम्मद साहल।
सर मैंने टाइट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन करे हैं 8 to 9। 8 से 9 की। और ये वाली वर्कशीट? नो सर ये वाली नहीं करी। जी सैयद बिलाल? सर मैंने इस स्प्रेडशीट के 8 क्वेश्चंस कर लिए, मोल्स वाली के। आराम है, ठीक है। वजिया सिद्दीकी? जी सर मैंने मोल्स वाले की 5-6 करे थे क्वेश्चंस। टाइट्रेशन नहीं किया आपने? नहीं डाइड्रेशन के थोड़े से ट्राई किए थे। ठीक है, पहले देखें हम सबको एज ए सिंक्रोनाइज दोनों लेवल्स को एक साथ पार करना है। सबसे पहले तो ये वर्कशीट हमें 18 तक कंप्लीट करनी है। तो जिन बच्चों ने इसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स पूछी हैं, मैं उनको वो करवा दूं, फिर मैं आपको टाइम दूंगा कि आप इसको कंप्लीट करें। इसके बाद हम ये करेंगे कि जिस भी बच्चे के एटीपी के अंदर सवाल करते वक्त जैसे एक दो बच्चों ने कंप्लीट कर लिए हैं या जिसने जहाँ तक भी किया उसमें अगर कोई पार्ट है जो उसको नहीं समझ में आ रहा, तो वो मैं उसको समझाऊंगा, ताकि मैं कल की क्लास में मैक्सिमम परसों की क्लास में फिर हम ए लेवल से क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, तो जी फेमिना ने कुछ क्वेश्चन पोस्ट किए हैं, मुझे बताएं इन्हें प्रॉब्लम हो रही है 5 और 6 में। जी फेमिना जरा यहाँ देखें, क्वेश्चन 5 ये रहा, क्वेश्चन 5 में सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी हमजा आपको किस में प्रॉब्लम थी? जी हमजा तारिक? यस सर, इससे मुझे 6 में थी, 5 तो आई गेस हो गया था। अच्छा हमजा कैलकुलेटर जरा उठाएं अपना, है आपके पास? जी सर। अच्छा चलें कैलकुलेटर उठाएं। अब फेमिना बेटा जरा यहाँ देखें, कह रहे हैं कि 25 cm³ आयरन टू सल्फेट है, उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, और इन्होंने उल्टा काम किया है। यूजुअली ब्यूरिट में जो चीज होती है ना उसकी कंसंट्रेशन देते हैं, इन्होंने उसकी कंसंट्रेशन दे दी है जो कॉनिकल क्लास में पड़ी हुई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज कॉनिकल क्लास में पड़ी होती है उसकी पहचान होती है कि 25 cm³ होती है। इसकी इन्होंने वॉल्यूम दे दी है 25 cm³ और इसी की कंसंट्रेशन दे दी है 0.1। जो चीज ब्यूरिट में से आ रही है विच इज पोटेशियम परमैंगनेट, उसका इन्होंने सिर्फ वॉल्यूम दे दिया है 20.6 cm³, इसकी कंसंट्रेशन नहीं दी इन्होंने, तो कंसंट्रेशन उसकी निकालनी है आपने। ठीक है, कंसंट्रेशन आपने फाइंड करनी है। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसके मोल्स निकाल लें, यहाँ मोल्स कितने हैं। तो हमजा भाई जरा ये 0.1 × 25 डिवाइड बाई 1000 कर दें। 2.5 - 3 आएगा आंसर। कंफर्म करेंगे ये आंसर है? ठीक है, उसके बाद अब आप आ जाए मोल रेशो पे। मोल रेशो है 5:1। ये आपको ओ लेवल में याद होगा कि KMnO4 और आयरन 2 का यही रेशो आता था 1:5। उसमें क्या होता था कि KMnO4 के निकालने के बाद आयरन के निकालने होते, तो 5 से मल्टीप्लाई होता था, यहाँ 5 से डिवाइड होगा क्योंकि अब आप KMnO4 के मोल निकाल रही हैं। तो आपके पास इसके मोल्स हैं विच इज 2.5 × 10⁻³ अब आप इसके मोल निकालेंगे तो डिवाइड बाय 5 कर दें इसको जरा। 2.5 × 10⁻³ डिवाइड बाय 5 करें, बताएं क्या आंसर आ रहा है। वो जो भी आंसर आएगा वो आपके मोल्स होंगे यहाँ के। ठीक है, मोल्स आ जाएंगे आपके पास, वॉल्यूम ये रही, कंसंट्रेशन निकालने, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है मोल्स मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये अप्लाई करें, आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है चलें जी फेमिना चेक कर लें, आंसर आ गया तो बता दें हमें चैट में लिख के, तो फिर हम क्वेश्चन के साथ समझा दें हमजा को भी उसमें प्रॉब्लम। ठीक है ओके, सो अब द काम क्वेश्चन। जी हमजा भाई जरा माइक अनम्यूट करें। यस सर। इसमें इन्होंने क्या किया है कि इनके पास जो है ना एक कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट पड़ा हुआ है 25 cm³। ठीक है भाई, ये इसकी वॉल्यूम है, इन्हें इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। इन्हें कंसंट्रेशन निकालने से पहले एक और वैल्यू चाहिए, बताओ क्या चाहिए। वॉल्यूम तो आ गई, क्या चाहिए कॉपर सल्फेट के? मोल सर। मोल चाहिए। अब मसला है कि मोल तब निकलेंगे जब आप ब्यूरिट में कुछ भरें। ठीक है, और जो ब्यूरिट में चीज हो उसके तुम्हें वॉल्यूम भी पता हो और उसकी तुम्हें कंसंट्रेशन भी पता हो, दोनों चीजें पता हो उसकी, ताकि तुम उसके क्या निकाल सको, मोल्स।
मोल उसके मोल से नीचे इसके मोल आ जाते हैं। यूजुअल तरीका ये होता है, पर ये बीच में तरीका ये है, इसको कहते हैं बैक टाइट्रेशन। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कॉनिकल फ्लास्क में एक ऐसी चीज पड़ी हुई है जो कि ब्यूरेट में जो मौजूद चीज है उससे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करती हो, मतलब ब्यूरेट में जो चीज है वो सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, प्रिफर्ड मेथड नहीं होता मतलब हम हर वक्त ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम तो ये चाहते हैं, ऐसा ऊपर था कि ऊपर आयरन 2 जो है वो कॉनिकल फ्लास्क में था और KMnO4 ब्यूरेट में था, ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, अच्छी बात है, बीच में कोई तीसरा केमिकल इन्वॉल्व नहीं है। तीसरे केमिकल की तब जरूरत पड़ती है जब कॉनिकल फ्लास्क में कोई ऐसी चीज पड़ी हो जो कि यूजुअली दुनिया में किसी भी चीज के साथ आसानी से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती, या जो जिन चीजों के साथ वो डायरेक्टली रिएक्ट करती है वो बहुत ही महंगे होते हैं। तो उस चीज से रिएक्ट करने से बेहतर है कि हम ये रास्ता अपनाते हैं जिसको हम बैक टाइट्रेशन कहते हैं। बैक टाइट्रेशन में हमने क्या किया, नंबर 1 इक्वेशन देखें, हमने क्या किया, बहुत सारा पोटेशियम आयोडाइड कॉपर सल्फेट से मिला दिया। ऑल्दो सवाल हमारा कॉपर सल्फेट के बारे में, पर हमने उसमें क्या मिला दिया, पोटेशियम आयोडाइड। अब जरा देखें पोटेशियम आयोडाइड ने क्या किया, उससे रिएक्ट करके आयोडीन लिबरेट किए, उसने खुद ने भी बताया हुआ है कि उसने आयोडीन लिबरेट किया, लिखा हुआ है आयोडीन लिबरेटेड, लिखा हुआ है आयोडीन लिबरेटेड, आयोडीन प्रोड्यूस की, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब कॉपर सल्फेट और आयोडीन के जरा मोल रेशो बताएं क्या है। 2 मोल कॉपर सल्फेट अगर होते हैं तो 1 मोल आयोडीन बनता है, सही। अंदर जितने भी कॉपर सल्फेट थे ना उसके मुकाबले आयोडीन कितनी बन गई, पर तेरे अंदर कॉपर सल्फेट 100 थे, तो आयोडीन कितनी बन गई होगी अंदर, 50 आयोडीन बन गई होगी। अच्छा ये अब हमें नहीं पता बात, ठीक है कि आयोडीन 50 बनी, पर हमें इतना पता है कि जितनी भी आयोडीन अंदर बनी है एक्चुअली अंदर मौजूद कॉपर सल्फेट की आधी बनी है। अब हम आयोडीन पता कर सकते हैं सोडियम थायोसल्फेट से, सोडियम थायोसल्फेट में क्या पता करके बता देगा अंदर आयोडीन कितना है, और जब हमें आयोडीन पता चल जाएगा तो हमें क्या पता चल जाएगा अंदर कॉपर सल्फेट कितना है, इससे हमारा काम हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने क्या किया भाई यहाँ पे, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर इसी फ्लास्क के अंदर सोडियम थायोसल्फेट ऐड करना शुरू किया। सोडियम थायोसल्फेट ने जाके आयोडीन से रिएक्ट करना शुरू किया, इक्वेशन नंबर 2 देखें। अब आपका मोल का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। वॉल्यूम इस्तेमाल हुई 15.7, कंसंट्रेशन दी हुई है 0.2, तो जरा जल्दी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 1000 करके मोल बताएं मुझे कितना है। ये आएंगे 0.0314, कंफर्म करें यही आंसर है। So 3.14 into 10 raised to the power -3. -3 है तो 0.00314 आंसर है, ठीक है। Yes, yes. 0.00314 आपके मोल हैं किसके, सोडियम थायोसल्फेट के। ठीक अब है सोडियम थायोसल्फेट और आयोडीन का मोल रेशो क्या है, अगर इसके इतने मोल है तो आयोडीन के कितने मोल होंगे, सर हाफ, वैल्यू का हाफ। और फिर कॉपर सल्फेट के मोल क्या होंगे, दोबारा से मल्टीप्लाई बाय, डबल। वही हो गया ना आंसर। आप पहले 314 का हाफ करें और फिर उस आंसर को दोबारा मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो दोबारा 314 ही हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है सर, थैंक यू। बट करो सोडियम थायोसल्फेट के मोल 100 हैं, तो आयोडीन के मोल कितने हो गए, 50, तो फिर कॉपर सल्फेट के मोल कितने हो गए, 100। तो दोबारा वही रेशो है ना, 2:1। तो जो सोडियम थायोसल्फेट के मोल हैं वही आयोडीन के मोल, कॉपर सल्फेट के मोल हो जाएंगे। तो कॉपर सल्फेट के मोल हो गए 0.00314, मोल आ गया, कंसंट्रेशन निकाल लो, ये लो फाइंड कर लेने बाद करें, आपका आंसर मोल पर डीएम क्यूब में आएगा, किस में आएगा, वो जो आपकी कंसंट्रेशन आएगी उसको फिर ग्राम में करना है। ग्राम में करने के लिए क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालें, आई थिंक 150 या 150 आता है, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दें अपने आंसर को, अपना आंसर मुझे बताएं, उसको फिर मल्टीप्लाई बाय 160 कीजिएगा तो ये आंसर बनेगा। पहले कॉपर सल्फेट का मास कंफर्म कर लीजिएगा, कॉपर इज 64, सल्फर इज 32 एंड 4 टाइम्स ऑक्सीजन इज 64, 128 हाँ 160 बनेगा। 0.12 कह रही हैं, 160 इंटू 0.12 करें तो आंसर 20 आना चाहिए। सर 19.2 आ रहा है, 160 into 0.12। 0.12 के आगे भी वैल्यू है ना, मैंने पूरी नहीं लिखी ना, आगे वैल्यू है 0.1256,
1256 इस पूरे से मल्टीप्लाई करें। यस सर 20.096। ठीक है, जितना आपको पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 20.09 20.1 ही होता है। ठीक है, क्लियर है भाई? यस करना है सर। प्रोसीड से होगा। अच्छा, अब आप लोग जो है ये वर्कशीट जरा कंप्लीट कर लें, क्वेश्चन 7 से आगे प्रोसीड करें। ठीक है, 7 करें, उसका आंसर ना आए तो मुझसे पूछ लें, 8 करें, 8 ना आए तो साथ साथ करते रहें, पूछते रहें। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, जरा नीचे कोई आया है, मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, मैं नीचे आकर जरा ओपन करके हूँ। तो ये स्टार्ट करें बेटा।
यस बेटा, एनी इश्यूज सो फार? क्वेश्चन 7 सॉल्व हुआ सबसे? आंसर आया? जिसका नहीं आया वो बताएं, मैं सॉल्व करके बता दूं आपको। सर जी सर ये जो हम ग्राम से मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सर उसमें ये जो मोलर वॉल्यूम है उसमें HCl को 2 से HCl का जो मोलिकुलर मास है उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब 36.5 की कोई रखेंगे या उसको 2 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे क्योंकि 2 मोल है? 36.5 से रखेंगे क्योंकि MR जो होता है वो एक ही मोल का होता है। ओके अगर आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं तो 7 से 8, 8 से 9 आगे बढ़ते जाएं। ये आज वर्कशीट कंप्लीट करते हैं और जिसको जो नहीं समझ में आ रहा मुझसे पूछे, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा साथ साथ। हमजा ने क्वेश्चन 8 पूछा है, फेमिना ने 12 और 13 पूछे हैं, तो मैं 8 पहले करा रहा हूँ, फिर मैं 12 और 13 पे जाता हूँ। हमजा भाई जरा माइक खोलें। यस सर। ये बताएं कि वॉल्यूमेट्रिक क्लास में क्या ऐड किया? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या 1 ग्राम 250 होती है ना, ये वॉल्यूमेट्रिक क्लास होती है, तो 1 ग्राम डाला है आपने। वॉल्यूमेट्रिक क्लास 250 cm होती है। फिर 25 cm इसमें से निकाला, वो कहाँ गया है? सर वो उसमें गया होगा
वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जिसमें वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। अल्लाह माफ करे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में से 25 cm क्यूब कहाँ गया होगा निकाल के, किस चीज में ट्रांसफर किया वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से? कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं बेटा उसको। में डाला 25 cm क्यूब। तो अगर इसमें 1 ग्राम है तो इसमें कितने ग्राम आए होंगे? 0.1। ये 1/10 आया था इसमें, क्योंकि 1/10 है, ये याद रखिएगा। ऊपर इन्होंने यूरेट में क्या भरा? एसिड। यूरेट का कितना वॉल्यूम लगा एसिड का? सर 23. 23.5 सही है भाई। मुझे इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। पहली बात याद रहे कि H2SO4 यूज हुआ ना, ये डाइल्यूटेड है। उसके बारे में कुछ कहानी यहाँ पे बताई भी, यहाँ से लेके यहाँ तक हम बाद में पढ़ेंगे। पहले तो तुम मुझे इसकी कंसंट्रेशन निकाल के दो, तो उसके लिए हम कहानी कहाँ से शुरू करेंगे? कहानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 ग्राम कितने में पुट किया था इसने? 250 सेंटीमीटर। तो मुझे पहले इसकी ग्राम पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन निकाल के बताओ। ग्राम पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन निकाल के बताओ। जी हमजा 4 ग्राम पर डीएम क्यूब आ रही है। ये आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर को, क्योंकि 250 के मुकाबले में 1000 में 4 250 होते हैं। 250 250 250 250 4 टाइम ज़्यादा होता है 1000 250 से। तो 1 × 4 4 ग्राम पर डीएम क्यूब हो गई। अब इसको जरा मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। 4/40 करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास 40 होता है NaOH का। सर 0.1 आ रहा है। 0.1 हो गई। अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी 25 वाले की? 0.01। इसकी भी 0.1 ही रहेगी, मोल थोड़ी है कंसंट्रेशन। सॉरी, कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगी, क्वांटिटी में फर्क आएगा, कंसंट्रेशन तो वही है। बात समझ में आई? ठीक है सर। अगर मैं तुमसे बोलता कि यहाँ पर कितना मास है तो तुमने मुझे मास बताया कि सर 0.1 ग्राम है, बिल्कुल सही बताया, क्योंकि 1 ग्राम तुमने 250 में डाला था, तो 25 में तो 0.1 ग्राम आ गया। अगर मैं तुमसे अभी भी बोलता ना कि इसके अंदर कंसंट्रेशन निकाल के बताओ ग्राम पर डीएम क्यूब में, तो तुम जब इसको 25 cm क्यूब के मुकाबले में 1000 cm क्यूब कितना बड़ा है? 40 टाइम्स। 250 cm क्यूब के मुकाबले में 1000 cm क्यूब कितना बड़ा था? 4 टाइम्स। यहाँ 1 ग्राम था तो यहाँ पर कितना हुआ था? 4 ग्राम। यहाँ 0.1 ग्राम है तो अभी भी 4 ग्राम ही आएगी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, पॉइंट अमाउंट चेंज होती है, कंसंट्रेशन तो सेम रहती है। आई बात समझ में? यस सर। हम निकालेंगे मोल। मोल वैसे निकलेंगे कंसंट्रेशन 0.1 इंटू वॉल्यूम 25 डिवाइड बाय 1000, ये आ जाएगी 2.5 इंटू 10⁻⁻3। ये NaOH के मोल आ गए। NaOH के मुकाबले में सल्फ्यूरिक एसिड के मोल कितने होंगे? सर हाफ। 1.25 × 10⁻³ ठीक है। यस सर। ये मोल आ गए 1.25 इंटू 10⁻⁻3। अब इसकी कंसंट्रेशन निकाल लो। एक मोल्स को मल्टीप्लाई बाय 1000 करो, 1.25 बचेगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दो। 1.25 डिवाइड बाय 23.5, कंसंट्रेशन बताओ कितनी आएगी? सर 0.05। चाहिए
0.0532 0.05319 है, तो 9 को राउंड करेंगे 0.532 हो जाएगा। 0.532 आपकी कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया इसका। अब पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा था कि ये जो हमने H2SO4 बनाया है 10 गुना डाइल्यूटेड है, 10 टाइम्स डाइल्यूटेड है, तो ओरिजिनल वाली कंसंट्रेशन क्या होगी, इस 10 गुना ज्यादा, ठीक है, क्योंकि उसमें मोल्स 10 गुना ज्यादा होंगे, ये डाइल्यूट करके बनाई गई है, इसलिए इस फाइनल आंसर में 10 कम है। ये जब आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये जो ओपनिंग पैराग्राफ था यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाते वक्त 10 गुना पानी मिला दिया उसमें, तो ये हो जाएगी कंसंट्रेशन, ये समझ में आई? यस सर। तो मैंने आप 12 और 13 कह रही कि फेमिना 12 देखिए बेटा, 12 में इन्होंने एक बीकर लिया, उस बीकर में इनके पास 30 cm³ सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके अंदर इन्होंने एक आयरन का पीस डाल दिया लोहे का जो कि इम्प्योर है, 1.15 ग्राम, ये डिजॉल्व हो गया उससे रिएक्ट करके, ये वाला रिएक्शन हुआ, आयरन प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड फॉर्मिंग सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इस इक्वेशन की जो लेवल में आप पढ़ते थे मेटल प्लस एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस की आयोनिक इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आयोनिक देती है, ठीक है। इसका मकसद सिर्फ ये था कि मेटल ऑक्सीडाइज हो जाए, एटम से आयन बन जाए, आयरन 2 बन जाए, क्योंकि आयरन 2 आयन जो है उसको KMnO4 रिएक्ट कर जाता है, आयरन 2 के साथ KMnO4 रिएक्ट कर जाता है, मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता। इनका मकसद था कि मेटल के एटम को मेटल का कैटाइन बना दें पहले, ताकि KMnO4 के जरिए पता कर सकें, क्योंकि अगर एक एटम होगा ना, एक आयरन का एटम होगा तो एक आयरन का आयन बनेगा, तो अगर हमें फाइनली पता चल जाए कितने आयरन के आयन थे तो उतने ही आयरन के एटम थे, उससे हम परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ, इन्होंने स्पीकर का जितना कंटेंट था सारा उठा के एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दिया और पानी मिला दिया उसमें सारा, 250 cm³। तो हम ये कह सकते हैं कि इस 250 cm³ के अंदर 1.15 ग्राम आयरन था, जो कि अब आयरन 2 की सूरत में मौजूद है, एक ही बात है, ठीक है। अब अगेन वही काम किया कि इसमें से 25 cm³ निकाला, 110, और वो एक कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया, ऊपर से ब्यूरेट भरी KMnO4 से और टाइट्रेशन शुरू कर दी, आयरन 2 है, और ऑब्वियसली इसमें 0.115 ग्राम आया होगा, बहुत कम आया होगा, टोटल मास 1/10 आया होगा इसका। अब इन्हें KMnO4 की वॉल्यूम दे दी आपको 20 cm³, KMnO4 की कंसंट्रेशन भी प्रोवाइड करते हैं आपको 0.02। अब जल्दी से सबसे पहले तो मोल निकालने हैं मुझे, जी मोल्स बताएं, कंसंट्रेशन टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000, KMnO4 के मोल्स बताएं। फिर जो KMnO4 के मोल आएंगे उसके मुकाबले में आयरन के मोल 5 गुना ज्यादा होंगे, तो फिर मुझे उस मोल के बाद ये नीचे वाले मोल बताइएगा, पहले यहाँ का आंसर बताएं, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ का आंसर बताइएगा। 4 into 10 to the power minus 4 किसका? moles. के मेरे आपके किसके? सर इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करना है ना? बेटा KMnO4 के या आयरन 2 के मोल किसके बता रही हो ये? सर पहले वाले के, KMnO4 के। हाँ बेटा, नाम होता है चीजों का, पहला वाला, दूसरा वाला, बाद वाला, ओल्ड पहला वाला बड़ा वाला नहीं होता, ठीक है। वही हो गया बेटा, रसोड़े में कौन था वही चल रहे हैं हम, पता नहीं किसके मोल थे ये। तो KMnO4 जो है इसके मोल से आप मल्टीप्लाई बाय 5 करें इसको जी। सर 2 into 10 to the power minus 3। ये 25 में आए ना, अब 250 में निकालने के लिए क्या करेंगे, एक 0 कम हो जाएगा, यहाँ मोल कितना होगा, 2 into 10⁻⁻²,
मोल आ गया ना, यस मास कैसे निकलता है, मास इक्वल्स टू मोल्स इनटू रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास दिया 56, ये मल्टीप्लाई करें आपके पास मास आ जाएगा, ये 1.15 से कम आएगा, कितना आया? एक मिनट सर 1.12 1.12 डिवाइड बाय 1.15 इंटू 100 करें, ये परसेंटेज आ जाएगी आपके पास सर 97.4। रिपीट करें ये एक्चुअल मास है, ये टोटल मास 1.15 था ना, तो कितने परसेंट यस भी होगा 1.12 अपॉन 1.15 ओके 200, 97.4 ठीक है। सही है ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये बेसिक्स हैं आपके और ए लेवल मोल्स के, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरे पूरे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर पार्ट में। जैसे अभी आपने जो क्वेश्चन किया वही है, आयरन और KMnO4 की टाइट्रेशन, वही 1:5 रेशियो है। ऑल दिस में वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, प्योरिटी नहीं निकालनी, पर आगे इसी तरह का क्वेश्चन एक प्योरिटी पे आया हुआ है, दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये प्योरिटी है आयरन, पर इन्होंने जैसे आपके पास KMnO4 आया था ना, यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ है, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ रेशियो थोड़ा डिफरेंट होगा, वहाँ 1:5 है, यहाँ रेशियो थोड़ा डिफरेंट होगा, प्रोसेस वही है। जो आपने अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है ना, ये टोटल एक्चुअल CI के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें देखेंगे वहाँ जो आपको इक्वेशन लिख कर दे दी, जो मैंने लिखी थी आयरन और H2SO4 की, वो इक्वेशन इसने मांग ली कि इक्वेशन क्या होती है, जब आप आयरन को एसिड में डिजोल्व करते हैं तो उनका रिएक्शन क्या है। उसके बाद ये जो आपने KMnO4 के मुझे मोल्स बताए थे 4 × 10 और समथिंग, उसका 1 मार्क था। फिर आपने उससे आयरन के जो मोल निकाले थे उसका 1 मार्क था। फिर आपने 250 में जो मोल निकाले थे उसका 1 मार्क था। फिर आपने 56 से मल्टीप्लाई करके 1.12 जो मुझे आंसर दिया था उसका 1 मार्क था। और फिर जो आपने परसेंटेज दिया उसका 1 मार्क था। तो सब 1-1 मार्क की कैलकुलेशन थी CI के लिए, और ये भी 2016 का सवाल है, ये ईयर लिखा हुआ है 9701 मई जून 2016 का क्वेश्चन है। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं परसेंटेज के ऊपर, जैसे कि ये वाला आयरन का ही सवाल है। तो जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये आपकी बेसिक्स हैं फॉर द ए लेवल्स। ऑल्दो यहाँ पर पूरा पूरा एक क्वेश्चन है, करीब 8-8 9-9 मार्क के क्वेश्चन हो जाते हैं पूरे खुलकर जब आपके पास ये आएंगे। जैसे नीचे ये वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, मतलब वैल्यू ऑफ एन, ये पूरा CI के अंदर कोई 8-9 मार्क का सवाल होगा। आपको तो ये अभी ऐसे ही कर रहे हैं आप प्रैक्टिस के लिए, पर ये जब आप CI के लिए देखेंगे तो ये 8-9 मार्क्स मिलेंगे आपको पूरा सही से करने के। जरा बाकी बच्चे यहाँ तक पहुंचे फिर मैं करा रहा हूँ।
जी भाई, कहाँ तक पहुंचे सब लोग? कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ बहुत तेजी से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, 18 से 13 हो गए। जी एहतशाम भाई, क्या कर रहे हैं आप? सर मैं क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूँ, 1 से स्टार्ट किया है मैंने, अभी क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचा। चलें, आप तो एक काम ये करें कि इस वर्कशीट को आज कोशिश करें कंप्लीट कर लें, ताकि कल जो प्रॉब्लम होगी मैं एक साथ करा दूंगा, क्योंकि फिर मैं आगे पहले क्वेश्चन करा दूँ, फिर आपकी लर्निंग इफेक्ट हो उससे। तो सबको एक पेज पे आना चाहिए। आप ये कर लें तो कल का हमारा टास्क ये होगा कि हम इसकी क्वारीज खत्म करने के बाद जो ये वर्कशीट है मोल्स की सीआई के जो क्वेश्चन हैं ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एंड है हमने टॉपिक का। इस वीक में हम इंशाल्लाह मोल्स खत्म कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीक में इसका टेस्ट होगा। एक असाइनमेंट भी आपको स्कूल से मिलेगा। असाइनमेंट यही वाली वर्कशीट होगी जो 15-20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन के नीचे मैं स्पेसेस डाल दूंगा बहुत सारे, और आपने जो वर्किंग की होगी बस वही वर्किंग इसमें लिख दीजिएगा। क्योंकि हम कल ये वर्कशीट डिस्कस कर लेंगे तो उसको असाइनमेंट को ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको भी मुझे भी, क्योंकि आप लोगों को क्लियर होगा। आपकी वर्किंग में एक दफ़ा देख लूँगा आप लोग स्टेप्स क्या करें। और इसलिए लिया जा रहा है ताकि अगर सीआई हमसे कोर्स वर्क रिक्वायर करती है फॉर एनी रीज़न कि अगर स्टूडेंट पेपर्स जो हैं वो डिले रहते हैं, तो अब हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कैम्ब्रिज की तरफ से, रजिस्टर्ड स्कूल हैं कि आप अपने बच्चों का स्कूल वर्क क्लास वर्क का रिकॉर्ड अपने पास रखें। तो ये आपका एक रिकॉर्ड बिल्डअप होगा हमारे पास, ठीक है जी। कॉलेज से जाके लेना होगा असाइनमेंट, बिल्कुल शायद यही होगा, ठीक है। ये आप एडमिन से बात कर लें, मुझे पीडीएफ देने में कोई मसला नहीं है, 2 मिनट में पीडीएफ ट्रांसफर हो जाता है। ऑब्वियसली आप लोगों की स्कूल आने की हैसल बच जाएगी इससे, बट वी आई हैव टू फॉलो व्हाट द एडमिन सेज। आप अपने सारे मामला सर इमरान से डिस्कस कीजिएगा। कब लेना है ये भी सर इमरान आपको मैसेज करेंगे। हमें टीचर्स को उन्होंने कहा था वीकेंड पे भेजते हैं, पर ये बारिशें और 9-10 मुहर्रम था तो मैं डिले हो गया हूँ असूलन, तो मुझे उन्हें वीकेंड पे भेज देना था, ठीक है। तो आपको इस वीक में देंगे वो आशूरे के बाद, उन्होंने कहा था। चलें, अल्लाह हाफिज़।